चलो, दिस इज द सेम क्वेश्चन विच वाज इन योर लास्ट ईयर पेपर, ईओआई पेपर का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, अगेन दिस क्वेश्चन ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन के जो है वी वो गिवन अबाउट 12 to 15 मार्क्स है इस क्वेश्चन के भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा रिवाइज हो जाए। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज अगर आपको याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो आप बिल्कुल सही तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और ये टॉपिक ऐसा होता है कि स्कोरिंग होता है। ठीक है, बस सिर्फ आपको फॉर्मूला पुटिंग करनी है। अगर एग्जैक्ट आंसर आता है बिल्कुल आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ जो है वो गलती का चांस नहीं होता अनलेस और अनटिल आपके फॉर्मूलाज गलत हो जाए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने काफी सारे टॉपिक्स किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने ग्रेडियंट से स्टार्ट किया था। ठीक है, ग्रेडियंट देखा था हमने, मिड पॉइंट देखा था हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना सीखी थी कि किस तरह इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई जाती है, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का रिलेशनशिप हमने देखा था। तो ये सारी चीजें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में की थी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये सारी चीजें जो है वो उसने हमसे पूछ ली है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा रिवाइज हो जाए। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, हेडिंग आपकी वही होगी, ईओवाई पेपर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इफ यू वांट टू राइट रीइंफोर्समेंट वर्कशीट आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, डेट डाल ली आपने और कोड तो आपको पता ही है, मैथ 4024। द क्वेश्चन इज वी हैव 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विच आर 9 और 8। ये पॉइंट ए है। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, दिस इज पॉइंट बी और द लास्ट वन इज पॉइंट सी। तो हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए और हमसे ये बोला जा रहा है कि वी हैव 4 पार्ट्स ए बी सी डी। इन द फर्स्ट पार्ट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन थ्रू ए एंड बी। यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए आपको पता है हम लोग हमेशा ग्रेडियंट के लिए स्मॉल एम का सिंबल यूज करते हैं। और ग्रेडियंट हमें किस लाइन की फाइंड आउट करनी है? हमें लाइन ए और बी की ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है कि लाइन ए और बी ग्रेडियंट फाइंड आउट करने का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि हमारे पास होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 और x2, x1 और y1 ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते थे हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के। जब भी आपको ग्रेडियंट निकालने के लिए देगा आपके पास हमेशा 2 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी वक्त यूज होता है जब आपके पास 2 पॉइंट्स हो। तो सिंस वो हमसे ये कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए एंड बी, तो वी हैव द पॉइंट ए। मेरे पास पॉइंट ए भी है, दैट इज 9 और 8। I also have point B, मेरे पास point B भी है, that is 12 and 4. ठीक है, I just have to label them. Since this is my first point, so I will label it as x1 and y1. Since ये second point है, तो इसको x2 और y2 से label कर दिया। ठीक है, and now just I have to put the values in the formula. फॉर्मूले में सिर्फ values put करनी है। y2 की जगह पे मेरे पास क्या है? y2 is 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख लिया। एंड व्हाट इज y1? y1 क्या है मेरे पास? 8, तो मैंने -8 लिख दिया, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग है। डिवाइडेड बाय x2 की जगह पे क्या लिखा है मेरे पास? x2 इज 12 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? x1 की वैल्यू मेरे पास 9 है। तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आ गई दैट इज कमिंग आउट टू बी -4 अपॉन 12 माइनस 9 विल बी इक्वल्स टू 3। so this is the gradient of this line. ये ग्रेडियंट आ गई। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, क्या कलर नजर में आ रहा। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। ये हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब पार्ट ए का सेकंड पार्ट भी है, उसमें वो मुझसे कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू सी विच इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब उसने डायरेक्ट मुझे सेकंड पार्ट में इक्वेशन बनाने के लिए बोल दिया। मुझे इक्वेशन बनानी है लाइन की, और वो लाइन ऐसी लाइन है जो कि सी से पास हो रही है और वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल का वर्ड आ गया इस क्वेश्चन में। ये हमारी जिसने हमारी अटेंशन को सीख किया, पैरेलल का वर्ड है तो हमें याद आना चाहिए। पैरेलल बताने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मुझे कुछ बताना चाह रहा है। तो पैरेलल के वर्ड से तुम लोग के क्या जहन में आ रहा है? वो क्या बता रहा है मुझे पैरेलल से? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बताना चाह रहा है। ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर का वर्ड जब भी आ जाता है तो वो मुझे ग्रेडियंट बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज किया। प्रीवियस नॉलेज क्या कहती थी? इन ऑर्डर टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जब भी मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी होती है तो आई नीड 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज द पॉइंट एंड द सेकेंड थिंग इज द ग्रेडियंट। क्या मेरे पास पॉइंट है? क्या मेरे पास पॉइंट है? हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है थ्रू सी।
थ्रू सी मींस आई हैव द पॉइंट सी, तो मैं क्या करता हूँ पॉइंट की जगह पे सी की वैल्यू लिख देता हूँ जो कि मुझे गिवन है, दैट इज 4 and -2। तो आई हैव द पॉइंट, मेरे पास पॉइंट तो है, उसने मुझे गिवन है क्वेश्चन में। व्हाट अबाउट द ग्रेडियंट? वो कह रहा है कि द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के लिए उसने पैरेलल का वर्ड यूज किया और उसने कहा है कि पैरेलल टू ए बी। तो इसका मतलब है कि अगर वो लाइन ए बी के पैरेलल है तो ए बी की ग्रेडियंट तो मेरे पास है ये रही -4/3। तो इस लाइन की ग्रेडियंट क्या होगी? जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी ग्रेडियंट क्या होती है? जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी ग्रेडियंट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, ये चीज भी हमने जब उस वक्त हम लोग पैरेलल लाइंस कर रहे थे तो हमने ये चीज की थी कि सिंस द लाइन इज पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब है कि इसकी ग्रेडियंट भी बिल्कुल वही होगी जो ए बी की है। तो ए बी की ग्रेडियंट मैंने अभी फाइंड आउट किया है, द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज -4/3। तो इसका मतलब है कि इसकी ग्रेडियंट भी -4/3 होगी सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू ए बी। ये दो चीजें हमने जो है वो डाटा से एक्सट्रैक्ट की एंड नाउ वी जस्ट हैव टू मेक द इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले वी हैव टू, हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना। तो ये मेरे पास x हो गया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू हो गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। और फिर मैं क्या करता था? इक्वेशन यूज करता था y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें मैं x और y की वैल्यू पुट करूंगा, आई विल आल्सो पुट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, m की वैल्यू पुट करूंगा, c की वैल्यू निकाल लूंगा। तो y कितना है मेरा? y इज -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m मैंने अभी फाइंड आउट किया हुआ है, m इज -4/3। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू कितनी है? 4, तो ब्रैकेट में 4 एंड देन प्लस c। पहले मैं c की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं और फिर मैं इक्वेशन बना लेता हूं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि तुम्हें ये 3 को यहाँ से शिफ्ट नहीं करना है बिकॉज यहाँ एडिशन हो रही है। वी हैव 2 फ्रैक्शंस, यहाँ 2 फ्रैक्शंस हैं तो हमें इनको शिफ्ट नहीं कर सकते हम डायरेक्ट 3 को, वहाँ गलत हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? आई विल सिंप्लीफाई इट। -4 ये हो जाएगा -16/3 क्योंकि 4 times 4 is 16, so this will be -16/3 and that will be plus c। अब मैं इस पूरे फ्रैक्शन को जो है वो शिफ्ट करने वाला हूँ जो है दूसरी साइड पे। तो आई विल शिफ्ट दिस फ्रैक्शन ऑन द अदर साइड। जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? -2 एंड दिस विल बी +16 क्योंकि अभी माइनस है तो दिस विल बी +16/3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू c। अब जल्दी से एलसीएम ले लो क्योंकि फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट एलसीएम से किया जाता है। तो आई कैन टेक एज एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आई विल टेक 1, 3 एलसीएम आ जाएगा। और जब मैं 3 एलसीएम लूंगा तो यहाँ आ जाएगा -6 क्योंकि 3 times 1, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद द न्यूमरेटर एज वेल। तो दिस विल बी -6 प्लस 10। व्हाट विल बी -6 प्लस 10? -6 प्लस 10 माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया एंड साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर। तो द वैल्यू ऑफ c इज कमिंग आउट टू बी 10/3। तो मेरे पास c भी आ गया। नाउ आई हैव द c, आई हैव द ग्रेडियंट, आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। दोबारा वही वाली इक्वेशन यूज करता हूं मैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू m की जगह पे आई विल पुट द ग्रेडियंट जो कि -4/3 है। दिस विल बी -4/3x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 10/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि पैरेलल है ए बी के और c से पास हो रही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू c एंड पैरेलल टू ए बी। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे याद आया था कि सर ने बताया था मुझे कि इक्वेशन हमेशा दो चीजें चाहिए होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज द पॉइंट एंड द सेकंड थिंग इज द ग्रेडियंट। पॉइंट उसने मुझे बोला है कि सी से पास हो रहा है इसलिए मैंने सी यूज किया। अगर आप ए और बी यूज करोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि द लाइन इज पासिंग थ्रू सी, तो आप सी ही पॉइंट यूज करोगे। ठीक है, कुछ जगहों पे बच्चों ने ए और बी पॉइंट भी यूज कर लिया था पेपर में, तो आप सी पॉइंट यूज करोगे। और सिंस द क्वेश्चन इज टेलिंग दैट द लाइन इज पैरेलल टू ए बी, तो ये ए बी की ग्रेडियंट निकाली है हमने। तो ए बी की ग्रेडियंट, अगर लाइन दोनों पैरेलल होती है तो ग्रेडियंट सेम होती है। तो अगर इसकी ग्रेडियंट -4/3 है तो इसकी ग्रेडियंट भी -4/3 होगी। ठीक है, जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो मैं y = mx प्लस c में इनको पुट करके c की वैल्यू निकाल लेता हूं। और जब c की वैल्यू आ जाती है तो मैं c और m की वैल्यू पुट करके अपनी इक्वेशन बना लेता हूं।
चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज पार्ट नंबर बी। वो भी बड़ा आसान सा था, ठीक है। पार्ट बी में वो हमसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड द लेंथ। अगेन अब लेंथ की बात कर रहा है तो लेंथ को अंडरलाइन किया। लेंथ, और मैंने बताया था कि लेंथ का डिस्टेंस एक ही वर्ड है, ठीक है। लेंथ बोले या डिस्टेंस बोले आप एक ही फॉर्मूला यूज करोगे। तो लेंथ और डिस्टेंस फॉर्मूला हमें याद है, हमारे पास होता था। फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आता था इसमें, और स्क्वायर रूट के बाद इनसाइड द स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 आता था, x2 माइनस x1, और फिर इस पे स्क्वायर आता था, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं भूलना है क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पाइथागोरस थ्योरम से जो है वो डिराइव किया था, इसीलिए इस पे स्क्वायर आ रहा है। और फिर ये आता था y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 पे भी स्क्वायर है। जल्दी से वैल्यूज पुट करनी है बस, और फॉर्मूला सिर्फ आंसर लाना है। तो सिंस फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने ए बी लिखा, ए मेरे पास कोऑर्डिनेट से 9 और 8, तो सिंस दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट तो मैंने इसको x1 y1 रख दिया। बी मेरे पास सेकंड पॉइंट था, वो 12 और 14 है, तो ये x2 y2 हो गया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो मैंने ए बी लिखा, एंड देन आई विल डायरेक्टली इंसर्ट द वैल्यूज। स्क्वायर भी ले लेंगे उनका डायरेक्ट। अच्छा, ये कह रहा है x2 माइनस x1, तो व्हाट इज x2? x2 इज 12 एंड व्हाट इज x1? x1 इज 9। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 9। तो 12 माइनस 9 कितना होता है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग पूरी वर्किंग कर लेना। पॉजिटिव साइन, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? y2 कितना है? y2 इज 4, एंड व्हाट अबाउट y1? y1 इज 8। सो 4 माइनस 8 विल बी माइनस 4। 4 माइनस 8 विल बी माइनस 4, और जब मैं माइनस 4 का स्क्वायर करूंगा, माइनस 4 का स्क्वायर मतलब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, तो दैट विल गिव मी 16। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 विल बी 16, और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो दैट विल बी 25, एंड द फाइनल आंसर द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज कमिंग आउट टू बी 5 यूनिट, ठीक है। तो ये 5 आ गया, ए बी का डिस्टेंस मैंने 5 निकाल लिया, 5 यूनिट। अच्छा, जल्दी से अब जो है वो उसका बीसी का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसी तरह फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास। सिंस दिस इज बीसी तो पहले मैंने बी लिखा, बी के कोऑर्डिनेट जो थे वो मेरे पास 12 और 4 थे, तो 12x1 हो गया, 4y1 हो गया। सी के कोऑर्डिनेट 4 और -2 थे, तो 4 जो है इज द वैल्यू ऑफ x2, y2। अगेन आई विल पुट द वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज रख देता हूँ। सिंस आई हैव टू फाइंड बीसी तो मैंने बीसी लिखा है इक्वल्स टू, I will take the square root साइन मैंने बना दिया जल्दी से। What is the value of x2? x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? मेरे पास x2 की वैल्यू है 4, और x1 की वैल्यू है 12। तो 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 12 विल बी -8, और -8 का स्क्वायर करूंगा, -8 मल्टीप्लाई बाय -8 विल गिव मी 64, क्योंकि हमेशा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, आपको पता है। y2 माइनस y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? y2 इज -2 एंड y1 इज 4, तो -2 माइनस 4, -2 माइनस 4 विल गिव मी -6, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -6 मल्टीप्लाई बाय -6 विल गिव मी 36, ठीक है। जब इनको ऐड करूंगा तो दिस विल गिव मी 100, ये 100 हो जाएगा, और मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। इसका मतलब है कि BC का जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 10 यूनिट। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछ लो मुझसे। पार्ट पे चलें। इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला था, लेंथ फाइंड आउट करनी थी। लेंथ के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। द डिस्टेंस फॉर्मूला इज d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। इफ यू नो द फॉर्मूला यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। हमेशा पहले पॉइंट को आप अपने x1 और y1 से लेबल करते हो, और दूसरे पॉइंट को आप x2 और y2 से लेबल करते हो। व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट? क्या कोई मुझे बता सकता है थर्ड पार्ट में क्या करें? पार्ट सी में शो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब परपेंडिकुलर का वर्ड आ रहा है, क्या जहन में आ रहा है? क्या करूं इसके लिए? क्या सर किया था तुम लोग? ग्रेडियंट को इन्वर्स करना है। ग्रेडियंट को इन्वर्स कर दूं? क्या मुझे दोनों की ग्रेडियंट पता है? ए बी की ग्रेडियंट तो मुझे पता है, ए बी की ग्रेडियंट आ रही है -4/3। डू आई नो द ग्रेडियंट ऑफ बी सी? क्या मुझे BC की ग्रेडियंट पता है? नहीं पता। तो पहले मैं क्या करूंगा, BC की ग्रेडियंट फाइंड आउट करता हूँ। BC की ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के बाद मैं देखता हूँ दोनों की ग्रेडियंट में रिलेशनशिप क्या आ रहा है, क्या रिलेशन है। हो सकता है कोई चीज हो जो कि मुझे याद आ रही हो देख के। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट ऑफ विद फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट ऑफ BC,
क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था जैसे ही पैरेलल और परपेंडिकुलर का वर्ड आता है हमारे जहन में यही आता है कि ये ग्रेडियंट बताने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द शो करना है हमें कि बोथ आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है कि हमें ग्रेडियंट जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी फर्स्ट। तो आई हैव द ग्रेडियंट ऑफ ए बी की ग्रेडियंट मेरे पास है -4/3। बीसी की ग्रेडियंट के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है, और मैं इसी को दोबारा नहीं लिख रहा, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ कि सिंस आई हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ बीसी, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ फॉर्मूला दोबारा लिख लेता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ, ग्रेडियंट निकालता हूँ जल्दी से, फिर देखता हूँ कि दोनों की ग्रेडियंट में क्या रिलेशनशिप है। दिस इज x2 - x1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैंने लेबलिंग की भी है। द वैल्यू ऑफ y2 इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ y1 इज 4। सो -2 y2 की जगह पे -2 एंड देन ये माइनस साइन फॉर्मूले का, और y1 4, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 इज 4, so x2 will be 4, and what is the value of x1? x1 is 12, so this will be -6, -2 and -4 will be -6, and this will be -8. This minus and this minus will get cancelled out, and this will be on reducing. I will get 3/4 because 2 times 3 is 6, 2 times 3 is 6, and 2 times 4 is 8। तो ये रिड्यूस हो गए। तो ए बी की ग्रेडियंट मेरे पास जो थी वो आ रही थी -4/3, और बी सी की जो ग्रेडियंट थी वो मेरे पास आ रही है 3/4। और मुझे ये याद आया कि जैसी लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ये जो ग्रेडियंट होती हैं इनका प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? If the lines are perpendicular, the product of the gradient is equals to -1। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है? तो मैं देख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके। इफ द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी -1, इसका मतलब है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा, प्रोडक्ट -1 आ रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी -1, इसका मतलब है कि ये दो लाइंस जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ये शो हो गया। ठीक है, ये भी मेरी प्रीवियस नॉलेज, मुझे याद था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होता है। तो मैंने दोनों का ग्रेडियंट निकाल लिया और प्रोडक्ट किया तो -1 आ रहा था, तो मुझे पता चल गया कि द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये इन द लास्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अब देखो एक ही उसमें उसने सारी चीजें पूछ ली, लास्ट पार्ट में उसने एरिया भी पूछ लिया। अब एरिया के लिए तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमें याद है बचपन से। वो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अब कंफ्यूजन यहाँ आनी शुरू हुई कि सर अब इसमें क्या ग्राफ बनेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल तो बनाया नहीं हमने, हमें बेस और हाइट का तो पता ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ रफ डायग्राम। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब अगर मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ा सा मैं अगर ऊपर से क्वेश्चन को देखता हुआ चलूं तो मुझे सी पार्ट में उसने ये हिंट दी है कि लाइन ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है, जो कि मैं प्रूफ कर चुका हूं। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो इसका मतलब है मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रूफ किया है पार्ट सी में कि 2 लाइंस ऑफ दिस ट्राइंगल आर परपेंडिकुलर। वो कौन कौन सी लाइंस है? वो ए बी है और वो बी सी है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ए बोलूं और ये बी हो जाएगा मेरे पास और ये सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने थर्ड पार्ट में ये बात प्रूफ की है कि ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने यही प्रूफ किया है ना। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैंने जो ट्राइंगल बनाया वो बनाया, और वो मुझे पता चला कि दैट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी और बी सी की लेंथ तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं पहले ही। ए बी की लेंथ कितनी फाइंड आउट की थी? 5। तो मैंने यहाँ क्या लिखना है? 5। और व्हाट अबाउट बी सी? मैंने बी सी की लेंथ कितनी फाइंड आउट की थी? 10। मैंने यहाँ लिख दिया 10। तो इसका मतलब है कि इसकी बेस कितनी है? 5, और इसकी हाइट कितनी है? 10। बस वैल्यूज पुट करो, ग्राफ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें। ये तो बस ये कि पार्ट सी अगर गौर से पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो बेस इज 5 एंड द हाइट इज 10,
और जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 10 50 होता है, 50 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 25। सो द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 25 यूनिट स्क्वायर। तो बस ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि वो जाहिर सी ज्यादा पेपर में थोड़ी सी टेंशन थी, तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए कि सर इसमें ग्राफ बनाना है, इसमें क्या करना है, ये कैसे एरिया आएगा। तो इस तरह एरिया आना था इसका। सिंस एरिया है तो एरिया का यू जो है वो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको अच्छी तरीके से देख लो, कॉपी कर लो, और फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। फिर हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, क्लास 10 में देखो अभी हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की थी ना। क्लास 10 में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, उसमें हम नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे। ऐसे ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे जिसमें वो 90 डिग्री नहीं होता, तो वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो अप्लाई नहीं हो सकते, ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो वहां हम नई ट्रिक्स जो है वो वो चीजें सीखेंगे, जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल। तो साइन रूल और कोसाइन रूल के जरिए से हम जो है वो लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे, और जो है वो एरियाज भी फाइंड आउट करेंगे, और मिसिंग एंगल्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ना। अच्छा, तो ये भी मैंने क्वेश्चन कट करके रखा हुआ है इधर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो कि तुम्हारे पेपर में आया था, ईओआई पेपर का क्वेश्चन है। इसकी हेडिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लिख लेना। इफ यू वांट टू राइट दैट रीइंफोर्समेंट लिखना चाह रहे हो तो रीइंफोर्समेंट वर्कशीट लिख लेना। इस क्वेश्चन में उसने मुझे एक कंपाउंड फिगर दी थी। कंपाउंड फिगर का मतलब है कि उसमें एक से ज्यादा शेप्स हैं, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन को यू कैन ऑल्सो डिवाइड इट इनटू 4। आप इसको इस तरह भी एक लाइन खींच के डिवाइड कर सकते थे 4 ट्राइंगल्स में। आप उसमें 3 ट्राइंगल्स में, सॉरी, तो 3 ट्राइंगल्स हो जाते हैं और एक जो है आपके पास रेक्टेंगल हो जाता है। ये भी एक तरीका था, लेकिन हमें सिंस वी नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम, हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अब आता है, तो हम लोग डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे और जो है वो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आप डिवाइड भी करोगे तो आंसर वही आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने डिवाइड करके किया था, तो दे ऑल्सो गेट द सेम आंसर। हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर रहे। हम लोग सिंस वी हैव टू फाइंड द एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो वी विल फाइंड द एरिया ऑल टुगेदर। हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि दिस फिगर इज ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, ठीक है। ऐसी फिगर बनी हुई थी पेपर में। मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, तो द क्वेश्चन वाज ए बी सी डी इज अ लेवल फील्ड, F and E are the points on A and D such that BF and CE are perpendicular to AD। ठीक है, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है, जो कि फिगर में मार्क भी हुआ है। परपेंडिकुलर का साइन यहाँ दिया हुआ है, तो दीज आर टू परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। दीज टू ट्राइंगल्स आर द राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड द वन विच इज इन द मिडल इज बेसिकली कॉल्ड अ ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला हम लोग को याद है, तो हम लोग वही यूज कर लेंगे। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रेपीजियम के बारे में पूछना है कि सर ये ट्रेपीजियम होता क्या है, तो ट्रेपीजियम जो है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, क्योंकि 4 साइडेड फिगर है, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें दो साइड्स जो होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, और जो दो साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। नॉन पैरेलल का मतलब है कि वो आगे जाके मिलेंगी, और दो साइड जो है वो कभी भी नहीं मिलेंगी, वो पैरेलल है। तो इन द फर्स्ट पार्ट सारी डायमेंशंस गिवन है। इन द फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए में वो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड, मुझे इस पूरी फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बीसी, आपके पास ये जो बीसी है आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। और थर्ड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एंगल सी डी ई, कैलकुलेट एंगल सी डी ई। पहले तो ये मार्क करते हैं कि ये एंगल है कहाँ। सी से स्टार्ट हो रहा है, डी तक जा रहा है, और ई, ठीक है। इसका मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम सी गोइंग टू डी एंड देन ई। इसका मतलब है आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, मुझे ये एंगल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मुझे चूंकि समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल में है, तो इसका मतलब है कि आई कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड द एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट होते हैं। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी मुझे मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है, तो आई कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ जो है वो फाइंड आउट हो सकती है बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो ट्रेपीजियम की साइड है, तो मुझे इसको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने क्वेश्चन पढ़ के जहन बना लिया कि आई हैव टू डू ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, कुछ थोड़ी सी चीजें जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में की थी उनको रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने किए थे उसमें हमने सिर्फ ट्राइंगल की बात की थी। वी ओनली टॉक अबाउट द ट्राइंगल्स, और वो भी स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स दैट आर कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल्स।
What are right angle triangles? Right angle triangles are the triangles in which one angle is equal to 90 degree. ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं. And we discuss two techniques to find the angles and the length of a right angle triangle. The first was Pythagoras theorem. You know the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem कहता है hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. ठीक है, that was Pythagoras theorem. इसकी मदद से we can find out the missing length of a right angle triangle. क्योंकि ये जो है सिर्फ हमें लेंथ ही बता सकता है, इसीलिए इसकी लिमिटेशन हो गई. We only use Pythagoras theorem to find the missing lengths. सिर्फ लेंथ फाइंड आउट होती है इससे, बस एंगल नहीं फाइंड आउट हो सकता. इसीलिए हमें एंगल के लिए एक दूसरा मेथड यूज करना पड़ा जिसको हमने नाम दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने किए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. आई टोल्ड यू दैट दिस थीटा इज बेसिकली एन एंगल. ठीक है, साइन एंगल के बगैर कुछ भी नहीं है. कभी भी आप साइन नहीं लिखते, यू हैव टू राइट एन एंगल. आपको साइन के साथ एंगल लिखना पड़ता है, तो आप पूरा बोलोगे साइन थीटा. ठीक है, आप पूरा बोलोगे कॉस थीटा, आप पूरा बोलोगे टेन थीटा. ये इसकी एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम लोग के नाम है. ठीक है ना, आजकल जो है तुमने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा होगा जिसका नाम ना हो. ठीक है, और ऐसा होता भी नहीं है कि बगैर नाम के कोई स्कूल में आ जाए फिर उसको सब तंग करेंगे. ठीक है ना, तो इसीलिए हमने जो है वो आपको इसी से समझाया था मैंने कि साइन और थीटा जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के बगैर बिल्कुल यूजलेस है. तो यू हैव टू राइट थीटा, आपको साइन के साथ थीटा भी लिखना है. तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. ठीक है, तो दीज आर द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ये चूंकि रेशियोज हैं, हमने इनका नाम किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इनके कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज हैं जो कि हमने इन ट्रिक वर्ड से याद किया था. फर्स्ट वन वाज सो. सो को हमने किस तरह याद किया था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा किसके बराबर होता है? सो. सो मींस ओ अपॉन एच. ओ क्या था? ओ इज द ऑपोजिट साइड एंड एच इज द हाइपोटेन्यूज. इसी तरह हमने कॉस भी याद किया था. हमने कॉस के लिए याद किया था का मींस कॉस, सी फॉर कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन एच. ए मींस एडजेसेंट एंड एच मींस हाइपोटेन्यूज. व्हाट अबाउट टेन थीटा? टेन थीटा वाज टुआ. टुआ मींस ओ अपॉन ए. टेन थीटा लिख देता हूं जल्दी से. ये हमने फॉर्मूलाज याद किए थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो कि तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि फर्दर ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन. ये कॉम्बिनेशन है, इसमें आपके पास दोनों चीजें आने वाली हैं. ठीक है, तो ओ अपॉन ए हो गया, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अब अगला क्वेश्चन ये था कि सर व्हाट इज दिस ऑपोजिट एंड एडजेसेंट. तो उसके लिए क्या होता था, वी हैव टू मार्क द ट्राइंगल फर्स्ट. जिस एंगल की हम बात करते थे हम उसको थीटा कहते थे. थीटा के सामने वाली जो साइड होती थी, ऑपोजिट साइड, उसको हम ऑपोजिट कहते थे. 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते थे. एंड द साइड विच इज द रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड द एडजेसेंट. लेकिन अगर इसको डिफाइन करो तो ये वो वाली साइड होती है जो एंगल और 90 डिग्री के बीच वाली होती है. द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द थीटा एंड द 90 डिग्री इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड. थीटा और 90 के बीच में जो साइड होती है जो उन दोनों को ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड. ठीक है, तो मार्क करने के बाद हमने फिर इसके काफी सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम कभी कभार मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करते थे, कभी कभार हम मिसिंग एंगल फाइंड आउट करते थे. एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम याद करते थे कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से 10 को शिफ्ट करना पड़ता था दूसरी साइड पे, तो वो इनवर्स होता था और फिर हम कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे. ठीक है, चलो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. हमें इस पूरी फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है. दिस फील्ड हैज 3 शेप्स, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड 1 ट्रेपीजियम. तो हम लोग डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, आई एम स्टार्टिंग इट डायरेक्टली. दिस इज पार्ट ए. एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, तुम लोग से पूछता रहा हूं, जो है वो पूछ के हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ. हाफ. और व्हाट इज द बेस? बेस कितनी है इसकी? व्हाट इज द बेस? द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल इज 34. The base of this triangle is 34 and the height of this triangle is 40. So I will write half. 34 is the base and multiply by the height of this triangle, that is equals to 40. Since I have to find the total area, तो मैं प्लस कर देता हूँ. अब मैं आ जाता हूँ ट्रेपीजियम पे. क्या किसी को ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला याद है? कोई मुझे बता सकता है क्या फॉर्मूला था ट्रेपीजियम के एरिया का? Sir, is it half a plus b into height? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड मुस्कान. हाफ. अब a प्लस बी मैं बता देता हूँ, ये a प्लस बी क्या है. दिस इज हाफ. ठीक है, हाफ के बाद आता है सम ऑफ पैरेलल साइड. हाफ मल्टीप्लाई बाय
sum of parallel sides. So what are the two parallel sides? इसमें से दो parallel sides कौन सी हैं? The first one is 40 and the second one is 58. So these are the two parallel sides. ठीक है, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. So the sum of parallel sides, the first parallel side is 40, and since we have to find the sum means plus, and what is the second? 58. Bracket close, sum of parallel sides, and then multiply by the height. Height क्या हो गई? इस ट्रेपीजियम की हाइट कैसे पता चलेगी? Since these are the two parallel sides, इसका मतलब है कि हाइट इसकी ये 38 हो गई. ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम. हाइट भी आपको पता है बिल्कुल ही वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है. इसका मतलब है हाइट इज 38, so I will multiply it with 38. The area for the trapezium is half multiplied by sum of parallel sides. The sum of parallel sides, the two parallel sides were 40 and 58. तो दोनों parallel sides को add कर दिया multiply by height. And then the last triangle वो right angle triangle है, again triangle half. The base of this triangle is 42. The base of this triangle is 42, and what is the height of this triangle? The height of it is 58. तो जल्दी से कैलकुलेटर्स यूज करो, मुझे आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है. पहले 34 मल्टीप्लाई बाय 40 कर लेते हैं. 34 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड देन डिवाइड बाय 2 विल गिव अस 680. तो इसका 680 हो गया. ठीक है, वी विल राइट 680. ये 680 हो गया. एंड देन दिस प्लस साइन. अब ये आगे वाला सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट आई विल ऐड 40 प्लस 58 and then I will divide it by 2 and then multiply by 38. This will be 1862. And the last one is 42 multiplied by 58. Whole answer divided by 2 will give me 1 2. अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो I will get the final answer. मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. The final answer is coming out as 3760. And since this is area, so this will be meter square. क्योंकि ये सारी डायमेंशन हमारे पास मीटर में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. पार्ट बी सॉल्व कर लेंगे. पहले हमने बीसी फाइंड करा ना, बीसी नहीं, पहले हमने बीसी नहीं फाइंड किया. पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया. फर्स्ट पार्ट किया हमने, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड. अब हम बीसी फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, बीसी फाइंड आउट करने के लिए मुझे थोड़ा सा जो है वो फिगर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बीसी फाइंड आउट करना है तो आई हैव टू मेक. और बीसी फाइंड आउट करने के लिए मुझे ट्राइंगल चाहिए ना, तो मुझे यहाँ से जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मुझे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. ठीक है, ये 38 है तो दिस विल ऑल्सो भी 38. और व्हाट अबाउट दिस हाइट, मैं यहाँ बना लेता हूँ इसको. सिंस आई हैव टू फाइंड बीसी, तो मैंने जो है वो फिगर बनाई. दिस इज द ट्राइंगल जो कि मैंने चेंज करके बनाया है इसमें. दिस इज बी, दिस इज सी, एंड आई हैव टू फाइंड द लेंथ. ये मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है. और बाय लुकिंग एट द फिगर आई कैन से दैट दिस साइड इज 38. जो बेस है इसकी ये 38 है. क्या मुझे हाइट पता है इसकी? क्या मुझे ये साइड पता है? ये साइड कैसे निकालूं? ये टोटल जो है, हाँ ये टोटल जो है दिस इज 58. ये टोटल 58 है एंड दिस इज 40. तो व्हाट विल बी दिस साइड? दिस विल बी 58 माइनस 40. ये क्या हो जाएगी? 58 माइनस 40, दैट विल बी इक्वल्स टू 18. तो अब मेरे पास सारी चीजें आ गई हैं. तो since I have to find the missing side,
दो साइड्स मेरे पास हैं, तीसरी साइड मुझे फाइंड करनी है, तो आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इज द रिलेशनशिप ऑफ द थ्री साइड्स। तो दिस विल बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो जल्दी से और मुझे बताओ कितनी आ रही है। लेबल कर लेते हैं इसको, लेबल करना भी आसान है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, 90 के सामने, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज और दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एच स्क्वायर ऐसे ही हो गया, परपेंडिकुलर इज 18, सो 18 स्क्वायर हो जाएगा एंड द बेस इज 38, सो इट विल बी 38 स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज कर लो जल्दी से। 18 स्क्वायर विल बी 324 और 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 38 1444। दोनों को ऐड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं और बी सी जो कि इक्वल्स टू एच है, वन सेवन। ये स्क्वायर रूट समझ में आया, स्क्वायर रूट कैसे आ गया इधर? ठीक, जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो दैट। पार्ट सी के लिए क्या करें, पार्ट सी के लिए वी हैव टू फाइंड एंगल, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। सर वो हम इन्वर्स कर लेंगे सी बस थीटा बिल्कुल, और वो। बस जल्दी से करो फिर क्लास फिनिश करते हैं। ये 42 हो गया। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो दूसरी साइड है दैट इज ये 58 है हमारे पास। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये ऑपोजिट हो गई और ये एडजेसेंट हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट गिवन है, इसका मतलब है कि मैं कौन सा रेशियो यूज करूंगा। ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो होता है 10, तो मैं आई विल यूज 10। ठीक है, ऐसे मैं डिसाइड करता था कि मुझे कौन सा रेशियो यूज करना है। पहले मैंने फिगर बनाई, उसके बाद मैंने उसको लेबल किया। जब मैंने फिगर को लेबल किया तो मुझे पता चला कि आई हैव बीन गिवन विद टू साइड्स, ऑपोजिट और एडजेसेंट। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो जो है वो 10 होता है, इसीलिए मैंने 10 यूज किया। ठीक है, तो 10 इसको डी लिख लेते हैं क्योंकि वी हैव टू फाइंड एंगल डी। तो 10 डी इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड कौन सी है, ऑपोजिट इज 58 और एडजेसेंट इज 42। ये चीज समझ में आती है जो मैं कर रहा हूँ? तो सिंस आई हैव टू फाइंड द 10 डी हो गया, 58 को 42 से डिवाइड कर दो जल्दी से। ये 1.38 आ गया, 1.38 लिख लो उसको। इसको यू कैन ऑल्सो राउंड इट ऑफ टू 1.4 भी लिख सकते हो आप। एंड सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, मुझे एंगल डी चाहिए, तो मुझे आई हैव टू शिफ्ट दिस 10 ऑन द अदर साइड। दिस 10 को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू सी डी ई, दैट विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स। जब 10 यहाँ से वहां जाएगा दूसरी साइड पर, तो इट विल बिकम इनवर्स, तो ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल हमें ये स्टेप करना पड़ता है। तो 10 इनवर्स 1.38, जस्ट यूज योर कैलकुलेटर। 10 इनवर्स कैसे आता था कैलकुलेटर में, यू फर्स्ट हैव टू प्रेस शिफ्ट, पहले आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, प्रेस शिफ्ट फर्स्ट, पहले शिफ्ट प्रेस करो, उसके बाद 10 प्रेस करो। तो जब 10 इनवर्स आ जाएगा देन ब्रैकेट ओपन हो जाएगा खुद ब खुद। यू जस्ट हैव टू राइट 1.38 इक्वल्स टू, दबाओगे
you will get your answer, that is equals to 54, and this is 07 इसको round off कर लो if you want to. So this will be 15.1, 54.1 is the value of the angle